हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र को रिवीजन करते हैं ताकि प्रश्न बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बोलिए मेरे साथ में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, याद हो गए होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का पूछेगा कितने हल होते हैं, तो अनगिनत हल होते हैं या फिर कितने हल होते हैं माय डियर स्टूडेंट? अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर एक समीकरण हो, अकेले समीकरण हो, तो उसके कितने हल होने वाले? अनंत हल होने वाले हैं। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का घात पूछ सकते हैं आपसे, तो घात कितने होंगे? उसके एक होते हैं। रैखिक का मतलब ही एक होता है। ठीक है, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ पूछेगा कि ग्राफ कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे होते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो एक सरल रेखा होते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? तो एक होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? तो एक सरल रेखा होता है। ठीक है, अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अब क्या है इसके बाद का जो टॉपिक है, अब युग्म आएगा। युग्म माने जोड़ा आएगा। जोड़ा एक साथ आएंगे यानी दो दो समीकरण आएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप कैसा होता है? तो a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर एक और समीकरण आएगा युग्म माने दो, दूसरा को क्या बोलेंगे? a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का क्या होता है आपका व्यापक रूप? तो a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। तो इसके हल और आलेख पता करने के लिए तीन सूत्र होते हैं। इसका हल और आलेख को पता करने के लिए कितने सूत्र होते हैं? 30, जिसे तीन केस में हम लोग बोलेंगे। तो केस नंबर 1 में यदि आपका शर्त a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 को, तो इस केस में क्या होते हैं? आपका समीकरण का क्या क्या होता है? तो ऐसे केस में समीकरण का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, दूसरा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा नोट b2 हो, तो उसका हल जो होता है केवल एक हल होंगे या फिर अद्वितीय हल होंगे। फिर तीसरा समीकरण क्या होगा? आपका संगत होगा। समीकरण क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट? संगत। और चौथा समीकरण जो होंगे आप विरोधी होंगे। तो केस नंबर 1 याद हुआ या नहीं हुआ? केस नंबर 1 में क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट? यदि a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2 हो, तो इस केस में आपका ग्राफ कैसा होंगे? प्रतिच्छेदी होंगे। हल कितने हल होंगे? समीकरण का एक हल होंगे। समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। और समीकरण कैसा होगा? अविरोधी होगा। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 को कहता है यदि आपका तीनों बराबर हो जाए, a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 और ये बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो फिर क्या होगा? तो ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ग्राफ इसका समपाती होता है, यानी एक ही रेखा पे दोनों होगा। ग्राफ कैसे होंगे? समपाती होंगे। इसके हल कितने होंगे? तो इसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होंगे? अनंत हल। और समीकरण कैसा होगा? संगत होगा, साथ साथ में आश्रित होगा। ठीक है, तो बोलेगा समीकरण आश्रित है, इसका मतलब केस नंबर 2 लगेगा। ठीक है, तो केस नंबर 2 क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो ग्राफ कैसे होंगे? समपाती होंगे। हल कितने होंगे? इसके अनंत होंगे। समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। और समीकरण साथ साथ में आश्रित होगा। इतने सारे बात आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये केस नंबर 3 देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। तो केस नंबर 3 में कहता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 का, लेकिन b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, तो इस केस में ग्राफ आपका समांतर रेखा होंगे। ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखा होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होने वाला है। समीकरण इस तरह से असंगत होगा और अब विरोधी हो जाएगा। समीकरण कैसा हो जाएगा? विरोधी होगा। तो क्या याद रहेंगे या नहीं याद रहेंगे? एक बार अच्छा से पढ़ेगा, याद हो जाएगा कि समीकरण अगर आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, तो ग्राफ समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, और समीकरण असंगत होगा और समीकरण विरोधी होता है। तो ये था फॉर्मूला जो हमने जल्दी जल्दी रिपीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये बराबर आपस में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? आगे वाले को क्या बोलते हैं? a1 बटा a2, और इसको क्या बोलेंगे? b1 बटा b2। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो ये केस नंबर 1 में ऐसा होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं हो, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 1 आप पढ़े हैं कि ऐसा होता है तो कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होता है, या फिर कितने हल होते हैं? एक हल होता है, एक हल होता है। और ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी होता है। तो देखिएगा कह रहा है इसके कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे या एक हल होंगे? तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अद्वितीय हल, वास्तविक एवं अद्वितीय हल। ठीक है, तो ये था 30 नंबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये तीसरा भाग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने दो वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं।
20 क्वेश्चन, आज हम लोग 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला देख लिए होंगे वीडियो में। तो कह रहा है समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो कौन सा कंडीशन इसमें सही है? तो हमने आपको बहुत बार बताया कि अद्वितीय स्थिति जब होता है तो कौन सा कंडीशन सही होता है? a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2 होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला इसका आंसर क्या होने वाला है? a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर है समीकरण पे ही आधारित, आपका फार्मूला बेस्ड ही है कि अनंत हल होगा। केवल इसको आपको देखना है, अनंत हल। क्या देखना है आपको? अनंत हल। तो अनंत हल होगा तो कौन सा इसमें कंडीशन सही है? तो अनंत हल होता है तो तीनों आपस में बराबर होता है, तीनों का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तो ये वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है आपसे समीकरण में। तो तीसरा जो समीकरण में आपका कह रहा है कोई हल नहीं है। क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट? लास्ट में केवल पढ़ना है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो कौन सा केस बनता है कि दो रेशियो तो इक्वल होते हैं लेकिन तीसरा आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मतलब कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के तो बराबर होंगे लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो आपको फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि समीकरण निकाय में ये इसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है मतलब एक हल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा केस बनेगा? a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2। फिर कह रहा है आपका अनंत हल है। तो अनंत हल है तो तीनों का रेशियो क्या होता है? समान होता है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और इक्वल टू c1 बटा c2। फिर कह रहा है कोई हल नहीं है, तो कौन सा रेशियो होगा आपका? कौन सा कंडीशन होगा? कंडीशन नंबर 1, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो होगा, लेकिन ये c1 बटा c2 के इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि किस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा होगा 22 नंबर है। ठीक है, ये आपके टारगेट के बुक में भी 22 नंबर पे ही होगा और इसमें भी आपका 22 नंबर पे ही है। तो देखते हैं इसे हम लोग किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 9 है और यदि x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा? तो बस यहाँ पे जो ये x का वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसको हटा देना है हमें। तो लिखेंगे क्या दिया हुआ है आपके पास जो समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो ये x का क्या हो जाएगा? 5, x का क्या हो जाएगा? 5 प्लस ये 2y इक्वल टू 9। अब तो समीकरण हल करना आता होगा। क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 9 और प्लस 5 का क्या हो जाएगा? ये -5 होगा ना। तो ये 2y इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 4/2 यानी कि 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। x को हटा के, आपको x का दिया हुआ है तो x हटा दीजिए, y का भी दिया हुआ रहेगा तो y। तो इस तरह से इसका जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट में भी आपका इसी पैटर्न पे रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 5 और यदि y बराबर -1 हो तो x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो समीकरण लिखिए पहले क्या दिया है। समीकरण हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो x का x लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट प्लस 3 का 3 गुना बाई हटेगा क्या आएगा? बाई के जगह पे माय डियर स्टूडेंट, बाई के जगह पे क्या आएगा आपका? -1 आएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? 5। ठीक है, तो इस बार बाई को हटा के हम लोग -1 रखें। अब x का x, अब देखिएगा 3 को -1 से गुना करेंगे -3 और ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 5 और -3 का क्या हो जाएगा? +3 यानी 5 3 8। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें? सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 22 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यार 23 नंबर क्वेश्चन, ये बुक में भी शायद 20 बुक में आपको 26 नंबर पे मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए माय डियर स्टूडेंट,
अद्वितीय हल दे रखा है तो हम शर्त लगाएंगे, शर्त लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? शर्त कि दिया है अद्वितीय हल है। क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट? अद्वितीय हल है। तो अगर अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है हमारे पास कंडीशन? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये केस याद रखेगा तभी बन पाएगा। तो जब अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कहते हैं किसको है? जो x के आगे गुना में होता है। तो यहाँ देखिएगा x के आगे कुछ भी गुना नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा। बटा a2 किसको कहते हैं? तो जो समीकरण दूसरे में x के साथ हुआ, तो दूसरे में क्या है आपका? 3 है, तो 3 डज नॉट इक्वल टू। फिर b1 कौन हो जाएगा? जो बाई के साथ गुणांक में है, तो बाई के साथ क्या है आपके पास? -2। फिर इसके पास समीकरण 2 में बाई के साथ क्या है गुना में? k है, तो k। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो 1 गुना k डज नॉट इक्वल टू, और ये -2 गुना 3। ठीक है, तो k को एक बार पढ़ेंगे, k डज नॉट इक्वल टू 3 दूना 6, तो -6। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होने वाला है। k बराबर नॉट 6, k डज नॉट इक्वल टू 6। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पे है, इस पैटर्न पे नहीं है, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन में। क्या है चेंज वो समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका 27 नंबर बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है 2x - y - 3 बराबर 0 और 2kx + 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। x बराबर 1 और y बराबर क्या है? -1 है। तो क्या करेंगे हम लोग? k वाले को लेके चलिए। किसको लेके चलेंगे? k का वैल्यू निकालना है, इसलिए k वाले समीकरण को लेके चलना है। ठीक है, तो k वाले समीकरण ये है क्या आपके पास माय डियर स्टूडेंट? 2kx + 7y - 5 इक्वल टू 0। तो आपको k का वैल्यू चाहिए, इसलिए k वाले समीकरण को लेके चलना है। अब x का वैल्यू हटाइए, 2k का 2k गुना x हटेगा माय डियर स्टूडेंट 1 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। प्लस 7 का 7 गुना y हटाएगा तो y का वैल्यू -1 आएगा। फिर -5 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। तो 2k को 1 के साथ पढ़ेंगे, 2k ही रहेगा। और प्लस माइनस -7, फिर ये -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये 2k और ये 7 और 5 दोनों मिलके क्या दे देंगे? -12 बनाएंगे इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा आपका? +12 हो जाएगा। तो k बराबर 12 और ये 2 गुना में है तो 2 भागा में आ जाएंगे। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो इस तरह से k के वैल्यू 6 आ गया। कैसे सोल्व किया एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। आपका क्या दिया हुआ था कि k का मान निकालना ये दोनों समीकरण के लिए, तो इसमें तो k है ही नहीं है, तो ये समीकरण का यूज नहीं करेंगे। k इसमें, इसलिए इस समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण का यूज किए तो 2kx + 7y - 5 बराबर 0 है। तो 2k का 2k, x को हटा के गुना 1 लिखेंगे, प्लस ये 7 का 7 y को हटा के -1, क्योंकि x y का वैल्यू दिया हुआ रहता था। और ये समीकरण को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये 25 नंबर है क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपका बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, बुक का ये क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे? तो सिंपल, जब भी आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है वैल्यू, कहाँ आपका ब्रैकेट में, तो आगे वाले वैल्यू को x का मान होता है और पीछे वाले वैल्यू किसका मान होता है? ये y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2k - 1 और y का वैल्यू क्या हो गया आपका? k। ठीक है, तो चलिए समीकरण को लिखते हैं। सबसे पहले क्या है समीकरण हमारे पास? 10x - 9y = 12। ठीक है, तो जब भी ये आपको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहे दो वैल्यू, तो आगे वाला वैल्यू x का होता है, पीछे वाला वैल्यू y का होता है। तो 10 का 10 और गुना x को हटाएंगे, क्या लिखेंगे? x को हटाएंगे क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? 2k - 1, फिर माइनस 9 गुना y को हटाएंगे, तो y को हटाएंगे तो क्या आएगा आपका? k, क्योंकि पीछे आपका y होता है, तो यहाँ पे y का मान k हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ये आपका 12 के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करिए, 10 को 2 बार पढ़ेंगे, कितना के हो जाएगा? ये 20 के। फिर माइनस 10 को एक बार पढ़ेंगे 10। ठीक है, फिर माइनस ये कितने के हो जाएंगे? 9 के बराबर 12। तो 20 में से 9 के को घटाइए तो कितना के हो जाएगा? 11 के इक्वल टू 12, और ये -10 को दूसरी तरफ ले जाइए तो +10। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये 11 के इक्वल टू 12 और 10 कितना हो गया आपका? 22 हो जाएगा। इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 22, और गुना में 11 तो 11 भागा में आएंगे। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा वैल्यू आपका? 2। तो इस तरह से ये 25 नंबर का
जवाब था k बराबर 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरा आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।